ढली रात तारे झपकने लगे आँख, शबनम के नासुफ्ता मोती सरे शाख गुल अपने अंजाम से कांप उठे। ख्वाब पूरे अधूरे उड़े जैसे ऊदे रुपहले सुनहरे सिया बल गजे भूरे बादल, तहे आसमां रुई के नरम गालों की मानिंद हर सिमत उड़ते फिरें। और नद्दाफ की धुनकिया और नद्दाफ की अंग्रेज़ और नद्दाफ की ज़रब को भूलकर पल गुजरते गुजरते सभी ज़िद्दी बच्चों की मानिंद चढ़ी नींद से चूर रोते मचलते सरे बालिश खाक पर सो रहे हैं। अब जो ये प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है कहते हैं जिसको उर्दू। इसके जो शुरका हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहिब, उमैर मंजर और मोहम्मद जाकिर साहिब, इन तीनों लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे। तो मैं इस्तकबाल करता हूँ अपने तीनों मेहमानों का रेख्ता के इस डायस पे, उमैर मंजर, प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहिब और मोहम्मद जाकिर साहिब। जश्न रेख्ता में आप सबका खैर मकदम है। आज का ये प्रोग्राम जिसका नाम है कहते हैं जिसको उर्दू, हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद जाकिर साहब और प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहब। प्रोफेसर मोहम्मद जाकिर साहब दिल्ली वाले हैं और यहीं एंग्लो अरबिक स्कूल से उन्होंने जो तालीमी सिलसिला शुरू किया था वो जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी को अख्ताम पर पहुँचता है। वहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 3 दहाइयों तक, बल्कि 4 दहाइयों तक वहाँ अपने उर्दू शोबे में दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दी। और उसी के साथ उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी, आपकी कई किताबें बहुत मशहूर हुई। आपने क्लासिकल शोरा का इंतखाब भी किया और उसी के साथ आपने उर्दू की बहुत सी चीज़ें जैसे बागो बहार है या इब्नुल वक्त का तर्जुमा, इस तरह की जो क्लासिकल हमारे टेक्स्ट थे उन सब का तर्जुमा अंग्रेज़ी ज़बान में किया। तो हम आज एक ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे और उसकी बातें सुनेंगे जो उर्दू, अंग्रेज़ी और ख़ास तौर से उस गहवारे में जो उर्दू का गहवारा है, दिल्ली का गहवारा है, जहाँ ज़बान और तहज़ीब जिसके बग़ैर हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे दूसरे मेहमान आज के डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहब, आपका ताल्लुक़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू से है और हिंदुस्तान में वो चंद लोग जो ज़बान पे, लिंग्विस्टिक पे लिखते हैं या अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं, उनमें प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहब का नाम लिया जाता है। लुग़त पे बहुत कम लोग, हम लोग लुग़त भी कम देखते हैं, लेकिन वो लोग जो लुग़त पे कमेंट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उनमें डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब का नाम आता है। मैं बहुत देर आपके सामने नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ौरन माइक प्रोफेसर मोहम्मद जाकिर साहब के हवाले करूं कि वही बताएं कि आज का जो प्रोग्राम है कहते हैं जिसको उर्दू, ये क्या है, कौन सा ऐसा जादू है उर्दू का जो आपको 3 रोज़ से बांधे हुए है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आएँ और गुफ्तगू शुरू करें। आदाब हजरात, कुछ मिनट पहले हाजिर हुआ तो यहाँ कुछ सुनने को मिला और उसके बाद जब मेरी बारी अब आई तो पुराना ज़माना होता तो मैं ये कहता, नाले बुलबुले शादा तो सुना हंस के यारो, कलेजा थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। मगर ऐसी कोई बात मैं अब नहीं कहूँगा। अलबत्ता जो कुछ उमैर साहब ने फरमाया, बात वही पर कहनी पड़ती है कि पुराना ज़माना होता तो मैं इसका जवाब यूँ देता, भाई जो आपने फरमाया मैं ये तो नहीं कह सकता कि झूठ है, क्योंकि झूठ कहना किसी को तो बहुत गलत है, झूठा कहना। मैं इतना कह सकता था कि मन आनम के मन दानम, जो कुछ किया या कराया गया वो अलग बात है। यहाँ तो आज एक ऐसी बात इस तरह खड़ा कर दिया गया कि जो ख़ुद बहुत कुछ न समझने के बावजूद ये दावा करना मुश्किल है कि हम जानते हैं कहते हैं जिसको उर्दू। बहुत से बातें महज इत्तेफाक से हो जाती हैं। लोग समझते हैं कि ये सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है, किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है। ऐसी बात समझ लीजिए कि मैं भी प्रोफेसर बन गया, लेकिन दिमाग में ये बात बैठ गई कि प्रोफेसर होने के बाद शायद यह हक़ हासिल हो जाता है कि वो असल बात से हटकर, मौजू से हटकर, बज़ाहिर मौजू से हटकर कुछ बात करे जिसको अंग्रेज़ी में आप डाइग्रेशन कहते हैं। मेरे जहन में इस वक्त अटकावा ये है कि आजकल ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़ोर शोर है। जापान के कोई फ़लसफ़ी हैं फुकुयामा, इत्तेफाक से उनकी कोई बात मेरे जहन में आ रही है
वो कहते हैं कि इसकी जो इर्तिकाई आखिरी शक्ल होगी ग्लोबलाइजेशन की, वो लिबरल डेमोक्रेसी होगी। याद रखिए ये एडजेक्टिव लिबरल डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। मैं इसका रिश्ता कुछ उर्दू से इस तरह मिलाना चाहता हूँ। ईमानदारी की बात तो ये है कि आप किसी भी ज़बान पे जब गौर करेंगे तो मालूम ये होगा कि वो इत्तेफाक से वजूद में नहीं आ गई, बल्कि तारीख़ उसको बरसों सैकड़ों हज़ारों साल से तय कर रही थी, तब वो ज़ुबान बनी। उर्दू का मामला यकीनन ऐसे ही है। देखिए ये कहते हैं तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर के हैं, और ये जब 11वीं 12वीं सदी में जब सलीबी जंगें हुई तो वहाँ से ये लफ्ज़ किस तरह ट्रांसफ़र हुआ, अंग्रेज़ी में किस तरह जाके HORDE होड बन गया, फ्रांसीसी में बन गया, और लश्कर और लश्करगाह के मायनों में इस्तेमाल होने लगा। हमारे यहाँ जब आप मुग़ल तहज़ीब के बारे में पढ़ते हैं तो मुग़ल हरम के जो मुलाजमाएँ हैं उनमें कोई उर्दा बेगनी भी है। ये उर्दा जो है वही है जो ऑर्डर और उर्दू वगैरह है। मैंने अर्ज़ किया कि लिबरल का मायने समझ लीजिए कि जब आप डेमोक्रेसी के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लिबरल डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। इसका मतलब जो मैं समझा हूँ वो ये है कि ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल के साथ आप ये ध्यान रखिए कि यकीनन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेजॉरिटी के साथ आम तौर से नहीं आते किसी वजह से, तो उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। उर्दू से मैं उसका रिश्ता इस तरह जोड़ता हूँ कि जिस वक्त उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त मुतय्यन होने लगा तो सवाल ये था कि क्या किया जाए। फ़ारसी स्टेट लैंग्वेज, उसका एक मखसूस स्क्रिप्ट जिस पर अरबी की छाप, हिंदुस्तान में ऐसी कोई बात नहीं थी, तो क्या करें। तो जो हरूफ वज़ा किए गए वो जूँ के तूँ ले लिए गए फ़ारसी से, वो उस फ़ारसी से जिसमें अरबी शामिल हो चुकी थी। मामला कुछ ऐसा हुआ कि हर हर्फ की अपनी ख़ासियत, आप अगर एनालिसिस करें तो 37 हर्फ के अलग अलग आप देखेंगे, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए। कुछ ऐसे हैं जो अपने साथ मिलकर अपनी नौइयत को, अपनी शक्ल को बदल लेते हैं। कुछ ऐसे हैं शुरू में इस्तेमाल कीजिए या बाद में इस्तेमाल कीजिए या बीच में इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल हो जाते हैं, अपनी शक्ल भी बदल लेते हैं। मगर 2 हर्फ ऐसे हैं कि जिनको आप शुरू में रखिए या बीच में रखिए या आखिर में रखिए, ये अपनी हैसियत उसी तरह बाकी रखना चाहते हैं। ये गोया एक लिबरलिज्म है। मेरा इशारा तोय और ज़ोई की तरफ। ये है आपकी ज़बान उर्दू कि जिसके अपने खसाइस हैं जो आम तौर से सारी आधारित या मबनी हैं उस ग्रामर पर जो हिंदी की है, लेकिन उसमें जो आवाज़ें बैरूनी थीं फ़ारसी की, अरबी की, वो भी हिंदिया ली गई हैं। कोई भी तो नहीं कहता, रौ नहीं कहता, सब उसको ते के सम्मान मान लेते हैं। तो उर्दू ये चीज़ है कि जो इत्तेफाक से बहुत लोगों के आपने आसपास रहने से वजूद में आ गई। कुछ समाजी ज़रूरतें ऐसी थीं कि जो आने वाले या रहने वाले जो आते गए वो बसते गए। आप ख्याल तो कीजिए, बहुत पुरानी 3000 साल से ज़्यादा पुरानी एक चीज़ है जो वस्त एशिया से चले आ रहे हैं, काफ़िले के काफ़िले। और जाहिर है कि कोई अपने वतन को किसी ख़ास वजह के बगैर नहीं छोड़ता, तो कोई ना कोई तो वजह थी ना कि जो हुन्स आए और फिर सिथियंस आए वगैरह वगैरह वगैरह, और आखिर में 11वीं सदी में जो आए। और वो पैबंदकारी जो हुई वो अजीब व गरीब पैबंदकारी थी। अभी यहाँ पे कुछ वॉलंटियर से गुफ्तगू हो रही थी, बच्चियाँ थीं। मैंने कहा बेटी तुम्हें ताज्जुब होगा कि 800 साल पहले दिल्ली की गलियों में दही बेचने वाले जो आते थे वो क्या आवाज़ लगाते थे। वो आवाज़ अब भी कभी कभी एक बड़े मियाँ की ज़बान से सुनाई देती है जो हरियाणा के रहने वाले हैं और दही लेके आते हैं। और आवाज़ वही है जो तारीख़ की किताबों में रिकॉर्डेड है, दही लीहो दही। खुसरो से मुतल्लिक़ जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ मिलेगी। तो ये ज़बान कहने को कह दीजिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन एंटीसीडेंट्स बहुत पुराने हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर कोई चीज़ की जाती है तो वो फ़ौरन मर भी जाती है। ये तो अस खुद अपनी वजह से कायम है। मुझे नहीं मालूम कि उर्दू की, अब जाहिर है कि इल्मी सतह पर उसकी की जाए कि दुनिया के कितने ख़ानदान हैं और किस ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखती है। मैं ज़रूरत नहीं समझता इस महफ़िल में उसकी गुफ्तगू करने की। मैंने अलबत्ता आपको बता दिया कि इसका रिश्ता बहुत पुराना है। ये इत्तेफाक से ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़बर आ गई हो।
अब चूँकि मुदर्रिसी की है उम्र भर, तो वो आदत ख़राब है, तो ख्याल आता है कि फिर उर्दू के लिखने पढ़ने का क्या होगा। बड़ी दिक्कत पेश आती थी। अभी वो बात हो रही थी कि भाई हम कैसे समझाएं कि कहाँ आ की आवाज़ है, कहाँ ई की आवाज़ है, कहाँ ऊ की आवाज़ है। यहाँ भी आपको लिबरलिज्म मिलेगा। ज़ेर की आवाज़ हमेशा भिची हुई निकलती है, मगर ऐन से पहले और हे से पहले हमेशा वो खुल जाती है। कोई शख्स अगर आपको एतबार कहे तो आप कहेंगे अपनी इल्मियत जता रहा है, हालांकि सीधा आप बोल गया एतबार, ज़ेर खुल गया। इसी तरीके से अब कहने लगे भाई, उन्होंने पूछा कि कैसे समझाएं अपने बच्चों को ज़ेर ज़बर पेश का, तो मैंने वो शेर सुना दिया जो बचपन में हम सुना करते थे। कई गुज़रे सन तेरा कम था सिन, लिए हमने सुन तेरे घुंघरू। कई गुज़रे सन तेरा कम था सिन, लिए हमने सुन तेरे घुंघरू। गया सीना छन गया दिल भी छिन, जो ही बोले छुन तेरे घुंघरू। ये पढ़ाने के तरीके थे ज़ेर ज़बर पेश को जताने के। अब जब आप स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे, जो मैंने अर्ज़ किया अभी, कि अपनी आवाज़ें सब हरूफ खो चुके, सिवाय इसके कि एक आध अगर आप नहीं बोलेंगे तो मायनों में फ़र्क पड़ जाएगा और आप मजबूर होंगे कि भाई इसको तो लिबरलिज्म के तहत लाना ही पड़ेगा। अब बात रह जाती है कि साहब माफ़ कीजिएगा कि है तो बहुत बुरी बात कहना, ये लेक्चरशिप, प्रोफेसरशिप, दर्स देना, पढ़ाना, लेक्चर देना, ये सब है, लेकिन बुनियादी तौर पर थोड़ी सी इसमें मजमाबाजी भी होती है। अब मजमाबाजी करने के लिए आपको कुछ न कुछ एक भुलावा सा देना पड़ता है। मैं फ़ौरन स्क्रिप्ट की बात ख़त्म करके असनाफ़ शेर पर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जो इत्तेफाक से ज़बान आपस के मेल से पैदा हुई थी, उसकी सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी जो होती है मिन जुमला और असनाफ़ के, जो और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं, कसीदा है, मरसिया है, बल्कि मरसिया के बारे में तो कहा जाता है कि मीर अनीस ने तो पूरा हिंदुस्तान का समाज सामने ला के खड़ा कर दिया है। लेकिन ये एक मुत्तफ़क़ा बात है कि जो तर्जुमानी हिंदुस्तानी तहज़ीब की, उस मिली जुली तहज़ीब की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की तरफ ले जाती है, उसकी सबसे ज़्यादा सच्ची और खरी तर्जुमानी उर्दू गज़ल करती है। अब गज़ल है क्या, इसको समझ लीजिए। कहने को सिर्फ ये शायरी की एक किस्म है, लेकिन इसमें आम तौर पर 2 मिसरों में, 2 लाइनों में, 2 सत्रों में आपको अपनी बात इस तरह करनी पड़ती है जो अपनी जगह मुकम्मल हो। जाहिर है कि ऐसा करने के लिए कुछ रमजियत का, कुछ इशारियत का, कुछ सिम्बॉलिज़म का, कुछ किनाये का आपको सहारा लेना पड़ता है। मैं आपको एक मोटी सी मिसाल दूँ। आतिश एक शायर गुजरे हैं जिनका इंतकाल 1868 में गालिबन हुआ या 1848 में हुआ, याद नहीं है, लखनऊ के शायर थे। उनका एक शेर मुझे याद आता है, आया था बुलबुलों की तदबीर में। ज़रा हिंदुस्तान की तारीख़ पर गौर कर लीजिएगा। मैं तारीख़ शुरू कर रहा हूँ हुनों के ज़माने से आखिर तक, 11वीं सदी तक। कहते हैं, आया था बुलबुलों की तदबीर में, गुलों ने हंस हंस के मार डाला सयाद को चमन में। हंस हंस के मार डाला सयाद को चमन में। ज़रा ख्याल तो कीजिए कि यहाँ जितने भी नॉर्थ वेस्ट से आने वाले थे, क्या लौट के कोई वापस गया? सिर्फ एक शख्स है बाबर जिसने वसीयत की कि भाई मुझे तो अपने वतन में ही गाड़ना, बाकी सब यहीं पे पाबंद खाक हुए। ये जो रमजियत है, ये जो सिम्बॉलिज़म है, ये गज़ल की जान है। अब भाई आज का शायर है, आज का शायर कहता है भाई जो नकाब रुख उठा दी तो ये शर्त भी लगा दी, जो नकाब रुख उठा दी तो ये शर्त भी लगा दी, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम तक न पहुँचे। अब कहने को तो ये आशिक़ का शेर मालूम होता है कि भाई कोई अपने महबूब से, जिसको वो सबसे ज़्यादा अजीज़ रखता है, उससे कह रहा है। लेकिन आप अगर गौर करें तो ये एक ऐसा आमिर भी तो हो सकता है कि जो बज़ाहिर पूरी तरह मुकम्मल आज़ादी देता है, लेकिन इसका ख्याल रखता है कि कोई बात स्टेट के हुक्म के ख़िलाफ़ न हो। माफ़ कीजिएगा, मैं ये तो नहीं कह सकता मैं शायर हूँ, और गज़ल तो मैं बिल्कुल नहीं कहता, मगर इत्तेफाक से एक शेर सरज़द हो गया। आपको मुमकिन है उससे अंदाज़ा हो कि ये क्या चीज़, क्या बात कह रहे हैं। कहने में तो सीधे सीधे लफ्ज़ हैं, मगर इसके पीछे क्या है। शेर अर्ज़ क्या है, गुज़रनी है जो हम पर, गुज़रनी है जो हम पर, वो गुज़र जाती तो है लेकिन,
गुजरनी है जो हम पर, वो गुजर जाती तो है, लेकिन सुलगती छाँव की कुल्फत को ऐ दिल कौन देखेगा। अब ये सुलगती छाँव क्या चीज़ है? आप लोग माशाअल्लाह सब बालिग हैं और हिंदुस्तान की सियासी हालात पे आपकी नज़र है। मुझे नहीं मालूम आपने इस अंदाज से कभी सोचा है या नहीं कि बहुत से तबक़ात ऐसे भी हैं कि बावजूद उनको कानूनी छाँव मिलने के वो उस छाँव से का फ़ायदा नहीं पहुंचता। ख़ुद उनकी कुल्फत परेशानी आप यूँ समझिए कि जैसे खिज़ां ज़दा पत्ता होता है वो कुल्फत का रंग है। फ़ारसी में इसीलिए असाए कुल्फत कहते हैं। तो ये जो गज़ल की कैफियत है वो ये है कि वो मुख्तसर इख्तिसार के साथ सारी बात कहती है और इशारों में उसे काम करना पड़ता है। मसलन अब किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची है और उस तकलीफ़ को पहुंचाने वाले को वो निशानदही नहीं कर पाता, तो क्या कहता है उसका शायर? आज के शायर का शेर है, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। या आज जो कैफियत है उसको देखिए, एक और शायर कहता है, वो भी आज ही का शायर इंतकाल हो गया, चिड़ियों से तंग आकर मैंने, चिड़ियों से तंग आकर मैंने पेड़ आंगन का काट दिया था। चिड़ियों से तंग आकर मैंने पेड़ आंगन का काट दिया था, अब जो किरणें नाच रही हैं घर में साया ढूंढ रहा हूँ। अब जो किरणें नाच रही हैं, अब जो किरणें नाच रही हैं घर में साया ढूंढ रहा हूँ। आज की नई तांती जो फ्लैटों में पल रही है वो शायद ये सोच भी नहीं सकती कि किरणें किस तरह घर में या आंगन में नाचा करती हैं। लेकिन शेर अपनी जगह साफ़ है और बता रहा है कि आपने जिन चीज़ों को अपने लिए परेशानी का बाइस समझा था वो न होने पर आपकी क्या सूरत होती है। अब जो किरणें नाच रही हैं घर में साया ढूंढ रहा हूँ। इसी तरीके से आम हकीकतों को, आम कैफियतों को गज़ल अपनी ज़बान में इशारों में समझा देती है, लेकिन ज़रा सा कुरेदना पड़ता है। भाई जैसे शेर है कि पाँव के नीचे की मिट्टी भी न होगी हमसी, 18वीं सदी के शायर का शेर है। अभी कुछ आबादियाँ जलाई गईं, कुछ हुआ, क्या हुआ तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मीर का शेर देखिए इशारा कर रहा है, पाँव के नीचे की मिट्टी भी न होगी हमसी, क्या कहें उम्र को इस तरह बसर हमने किया, क्या कहें उम्र को इस तरह बसर हमने किया। लेकिन ये न समझिए कि ये गज़ल जो है ये महज एक पैसिविटी या इनफियालियत की कैफियत लिए हुए। यही मीर एक और शेर में कहता है, गुर्बत से तंग आए गैरत से कट मरेंगे, गुर्बत से तंग आए गैरत से कट में। हैं मीर साहब सैयद करते रहे साका, हैं मीर साहब, यही नहीं बल्कि इश्क़ शायरी में आम तौर से मीर साहब को, जिनका अक्स वहाँ पे आपने शबीह लगवाई हुई है, एक शेर में तो देखिए आम तौर से कहा जाता है वो गम परस्त शायर है, गमगीनी है, ये है। लेकिन शेर देखिए, एक शेर निकला उनका, कब तलक पीते लहू, कब तलक पीते लहू हाथ उठाकर जान से, कब तलक पीते लहू हाथ उठाकर जान से, वो कमर कौली में भर ली हमने कल खंजर समेत। अरे अब इससे ज़्यादा आप और क्या चाहते थे। तो ये सारी बने ढके छुपे अंदाज में भी और वैसे भी। एक और ख़ास चीज़ जो उर्दू गज़ल हमें सिखाती है वो एक यूँ समझिए कि जिस वक्त वो हमारे ख़यालात की या महसूसात की या वाक़ियात की तर्जुमानी करती है तो कुछ उसकी तहज़ीब भी करती जाती है। तहज़ीब करने का मतलब यानी नॉट ओनली ह्यूमनाइजेशन बट सिविलाइजिंग फैक्टर। दूर बैठा गुबार मीर उससे, दूर बैठा गुबार मीर उससे, इश्क़ बिन ये अदब नहीं आता। सुबह तक शमा सर को धुनती रही, सुबह तक शमा यू नो कैंडल, शमा सर को धुनती रही, क्या पतंगे ने इल्तिमास किया। इल्तिमास मीन्स आजिज़ी से किसी बात को कहना, जस्ट प्रेड, सबमिट जिसे कहते हैं। तो ये न समझिए कि एक गालिब ने या मीर ने ये किया। सौदा का शेर है कि जिसका मफ़हूम मैं आपको पहले बता दूं। वो कहता है कि भाई हम
लोहा हैं, लेकिन हमने आपको जंग के हवाले कर दिया। हम लोहे से बना हुआ आईना है। आईना पहले लोहे को घिस घिस के बनाते होंगे, हलब का आईना इसीलिए मशहूर है। आईना एम तामय जंगार गश्तएम, हम कहने को आईना है, लेकिन हमने अपने आप को जंग का निवाला बना दिया, लुक़मा बना दिया। क्यों? ता ज़िश्तरा मलूल न सादत सफ़ायमा, ताकि बुराई अगर जो है वो हम में अपने आप को देखे तो शर्मिंदा ना हो जाए। ये थी वो तहज़ीब जिसको आप गंगा जमनी तहज़ीब का नाम दीजिए, मुश्तरका तहज़ीब का नाम दीजिए। आहिस्ता दारम, गालिब का एक शेर याद आता है, फारसी का शेर है मगर आसान। दारम दिले जे आबला नाजुक निहात तर, मेरे पहलू में जो दिल है वो आबले से भी नाजुक है, फपोले से भी नाजुक है। दारम दिले जे आबला नाजुक निहात तर, आहिस्ता पानहम, आहिस्ता पाँव रखता हूँ, सरे खार नाजुक अस्त, क्योंकि कांटे का जो सिरा है वो बहुत नाजुक है, उसको तकलीफ़ न हो जाए। यह है वो तहज़ीब की मुंतहा जिस तरफ आपको उर्दू का गज़ल का शायर ले जा रहा है। और ये जैसा मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ़ एक दो शायरों में नहीं, आपको हर जगह है। हद तो ये है कि जब वो तख़सीस करने लगते हैं तो आपको ये भी बताते हैं कि भाई जज्बात में आकर किसी की तक़दीस करना अलग बात है, लेकिन अक़ल की कसौटी पर परख के देखना, हकीकत को हकीकत जानकर समझना और कहना, ये दूसरी बात है। जब बहुत तकलीफ़ पहुंची तो उन्होंने कहा भाई ठीक है फ़लाँ आदमी बहुत मददगार है। उन्होंने कहा इब्ने मरियम हुआ करे कोई, सिर्फ गालिब। इब्ने मरियम ईसा की तरफ इशारा है, ईसा की माँ का नाम मरियम। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। किसी साहब के सामने कहिए अगर वो कट्टरपन में आ गए तो कहेंगे मियाँ हज़रत ईसा की तनकीस कर रहे हैं, बुराई का पहलू है इसमें, पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मगर उसने बांध दिया अपने आप को, नो मैंने ईसा नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इब्ने मरियम कहा है। यानी ये पेशबंदी गज़ल वाला करके चलता है। गालिब का एक और शेर है कि गालिब हमें न छेड़, गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहिया तूफ़ान किए हुए। मैं ये शेर जान के इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसमें एक लफ्ज़ तहिया आया है जिसको आजकल उर्दू में कम इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो सीधा सीधा कहता गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश अश्क से, अश्क के आंसू, बैठे हैं हम इरादा तूफ़ान किए हुए, तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन गालिब का मफ़हूम जो है वो ये नहीं है, क्योंकि इरादा महज इरादा है। तहिया वो इरादा है कि जिसको पूरा करने का सामान आपने पैदा कर लिया। मेरा इरादा है कि न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ूं, ये इरादा हो सकता है, तहिया नहीं है। क्योंकि तहिया जब बनेगा जब आप उसको करने का सामान पहले मुहैया कर लेंगे, बना लेंगे। तो गालिब ने पहले मिसरे में वो सामान पैदा कर लिया, क्या? जोश अश्क, आंसुओं का एक सैलाब है जो मैंने इकट्ठा कर लिया है। गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश अश्क से बैठे हैं तहिया तूफ़ान की। तो ये गज़ल की मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि देखने में वो दो मिसरे हैं मगर अपने में पहनाई लिए हुए हैं। और उसकी पहनाई जो है दोस्तों वो समझने के लिए हर आदमी का ज़र्फ़ चाहिए। आपकी कितनी मालूमात हैं, आपका कितना ज़ाती या ज़हनी तजर्बा है। मीर का शेर है, मैंने अपने पढ़े लिखे दोस्तों की एक महफ़िल में एक बात कही जिसमें उर्दू वाले भी थे, हिंदी वाले भी थे। मैं बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी हिंदी की शायरी नहीं जानता, लेकिन मैंने ये कहकर ये शेर पेश किया कि देखो भाई, जिसको आदमी सबसे ज़्यादा अजीज़ रखता है उसकी शान में क्या कह सकता है इससे ज़्यादा जो मीर ने इस शेर में कहा है। गौर फरमा लीजिए, आपकी अजीज़ तरीन हस्ती जिसको आप अजीज़ रखते हैं, सबसे ज़्यादा प्यारा रखते हैं, उससे आप क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा जो मीर कह रहा है। कहता है फूल, गुल, शम्सो कमर सारे ही थे। फूल आप जानते हैं,
गुल स्पेसिफिक गुलाब को कहते हैं, फूल गुल, शम्स सूरज को कहते हैं जिससे हरारत और रोशनी मिलती है, कमर लतीफ़ तरीन रोशनी ठंडक। फिर सुन लीजिए, फूल जेनरिक, गुल स्पेसिफिक, शम्स व कमर सूरज और चाँद सारे ही थे, पर हमें इनमें तुम ही भाए बहुत, पर हमें इनमें तुम ही भाए बहुत। क्या मतलब? कहने को तो यही है, आपने कहा कि भाई जो अजीज़ तरीन हस्ती है उसको कह दिया। मैंने अपने एक नौजवान साथी को जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता पढ़े रखे थे बाहर भी, उनको जब ये सुनाया, कहने लगे जाकिर साहब ये तो सीधा सीधा हज़रत इब्राहीम हो गए। इब्राहीम का किस्सा जो इंजील में बताया जाता है वो भी, और कुरान में जो बताया जाता है वो यही है कि उन्होंने पहले एक चीज़ को कहा कि भाई ये मेरा क्रिएटर है, पैदा करने वाला है, फिर दूसरी चीज़ को कहा, फिर तीसरी चीज़ को कहा, लेकिन आखिर में उस नतीजे पहुँचे कि वो जो तुलू होकर गुरूब हो जाए वो मेरा कैसे खुदा हो सकता है। फूल गुल शम्सो कमर सारे ही थे, पर हमें इनमें तुम ही भाए बहुत। तो ये उसकी रमजियत है, ये उसकी सिम्बॉलिज्म है जिसको खोलना बहुत। अब मिसाल के तौर पर फैज़ का शेर है कि भाई करो कज जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को घुमाना हो, करो कज जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को घुमाना हो कि गुरूर इश्क का बागपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। अब जाहिर है कि जिस तरीके से वो खेल कर रहा है प्लूरल और सिंगुलर का, उसको समझना ज़रूरी है। यहाँ मालूम होता है कि बात अब इंडिविजुअलिज्म की नहीं, अब ये जमात बंदी की हो रही है। इसी तरीके से और अशार भी हैं, फैज़ के भी हैं, औरों के भी है। ये हम ही हैं जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई, हम ही हैं जिनके लिबास, सरे राह स्याही लिखी जाना क्या चीज़ है? ये हम ही हैं जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई, यही दाग थे जो सजा के हम सरे बज़्म यार चले गए। तो ये या वो शेर जो मशहूर है साहब, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अब ये वो बात क्या है, ये आप अपनी आगाही पर मुनसर रखेंगे कि किस तरफ वो इशारा कर रहा है। गरज ये है कि हर कहीं बामिक का शेर है गालिबन, कहीं इनकलाब आया, कहीं इनकलाब आया, कहीं उठ चुकी क़यामत, तेरी गर्म अभी तेरी गर्म नज़रें न उठी थी कद्दे आदम। कहीं इनकलाब आया, अब कहने को तो ये इंडिविजुअली हो सकता है कि भाई निगाह नीची थी ऊपर उठ रही है तो क्या हो रहा है, देखने वाला जो उस पर अपनी जान छिड़कता है उसको कैसा एहसास, कैसे क्या क्या ख्याल आ रहा है। लेकिन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखें तो हो सकता है कि हिंदुस्तान के करीब किसी इलाके में आज़ादी की लहर कोई तरक्की पा रही हो और उससे असर लेकर वर्ल्ड वाइड मूवमेंट चल रही हो। कहीं इनकलाब आया, कहीं उठ चुकी क़यामत, अभी तेरी गर्म नज़रें न उठी थी कद्दे आदम। बात जो है वो अर्ली 50s और लेट 40s की है। तो ऐसे ही ये आम बातें हैं, ख़ास बातें, अब सब इत्तेफाक से देखिए। अच्छा, फिर बड़ी बात यह है कि एक ही गज़ल में एक ही शायर मुख्तलिफ़ महसूसात और ख़यालात इस बात पेश कर देता है। पीर के 3 शेर सुनिए, ज़रा सी ज़बान एक आध शेर, एक आध लफ्ज़ मुश्किल है। किस ताज़ा मख्तल पे कुशिंदे तेरा हुआ है गुजारा आज। मख्तल वो जगह जहाँ फांसी चढ़ाते हैं, कत्ल किया जाता है। किस ताज़ा मख्तल पे कुशिंदे, कुशिंदे मीन्स मारने वाला, तेरा हुआ है गुजारा आज। ज़ह दामन की लहू से भरी है, किसको तूने मारा आज। ज़ह कहते हैं दामन का सिरा, हेम जिसे आप कहते हैं, या अंगूठी का जो नगीना होता है उसके चारों तरफ जो गोट सी बनती है, दैट इज़ नोन एज ज़ह। किस ताज़ा मख्तल पे कुशिंदे तेरा हुआ है गुजारा आज। ज़ह दामन की लहू से भरी है, किसको तूने मारा। एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, देखिए हो सकता है कि आपको मेरी बात से इत्तेफाक न हो। जहाँ पे एक चीज़ के लिए 2 लफ्ज़ हैं और शायर सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, दूसरा डिस्कार्ड कर देता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई इल्लत ज़रूर है। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लहू, ज़ह दामन की लहू से भरी है, किसको तूने मारा। खून नहीं कहा, लहू कहा है, तो महज वज़न का मामला नहीं है, बल्कि लहू जो है वो निस्बतन ज़्यादा मासूम होता है। दूसरा शेर है इसका
देखिए, जिसको कहते हैं शुतर गुरबगी, एक शेर में एक बात कही है तो उसमें कहता है एडोलेसेंस का ज़माना है। आँख चुराई, जीभ दिखाई, मुझको लगा ये कह के गया। आँख चुराई, जीभ दिखाई, मुझको लगा ये कह के गया। कल को आकर सैद करेंगे, शिकार करेंगे, पकड़ेंगे। कल को आकर सैद करेंगे, डाल चले हैं चारा आज। ये एडोलेसेंस पीरियड का शेर है। लेकिन इसी गज़ल में एक शेर आता है जो उर्दू शायरी की गज़ल के आबरू में गिना जा सकता है। कल तक हमने तुमको रखा था 100 पर्दों में कली के रंग। माइंड यू, कल तक हमने तुमको रखा था 100 पर्दों में कली के रंग। सुबह शगुफ्ता जबी जो हुए तुम, सबने किया नज़ारा आज। अब ये शगुफ्ता जबी नहीं है, माथे की फराखी और उस पर चमक। मुझे नहीं मालूम कि आप शादी ब्याह की हिंदुस्तानी रस्मों से कितना वाकिफ़ हैं, लेकिन जो लोग वाकिफ़ हैं वो इस शेर को समझेंगे। सुबह शगुफ्ता जबी जो हुए तुम, सब ने किया नज़ारा आज। ऐसे ही और हकीकत तो जज्बी के शेर याद आ गए इत्तेफाक से। लेकिन देखिए, कोई बात है ज़माने की कि मिले मुझको गम से फुर्सत, मिले मुझको गम से फुर्सत तो सुनाऊँ वो फसाना कि टपक पड़े नज़र से मए इशरत शबाना। कि टपक पड़े नज़र से मए इशरत शबाना। रात को जो खुशी खुशी की शराब आपने पी थी, मस्तियाँ की थीं, अगर मेरा फसाना सुनोगे तो सब टप टप आंसुओं के रास्ते बह जाएगी। दूसरा शेर है, यही ज़िंदगी मुसीबत, यही ज़िंदगी, दिस इज़ लाइफ, यही ज़िंदगी मुसीबत, यही ज़िंदगी मुसर्रत, यही ज़िंदगी मुसीबत, यही ज़िंदगी मुसर्रत, यही ज़िंदगी हकीकत, यही ज़िंदगी फसाना। नरम गरम चलता रहेगा। एक और इसी गज़ल का अगला शेर है, कभी ज़ख्म की तमन्ना। अपनी अपनी ज़िंदगियों पे आदमी हर तौर पे गौर करे, आप इसको सदाकत का हामिल पाएंगे इस शेर को। कभी ज़ख्म की तमन्ना, कभी कोशिश मदावा, रेमेडी। समटाइम्स आई विश that I should get some injury, I should be wounded, but then at sometimes I feel it should be remedied somehow. कभी ज़ख्म की तमन्ना, कभी कोशिश मदावा, कभी बिजलियों की ख्वाहिश, कभी फ़िक्र आशियाना। कभी बिजलियों की ख्वाहिश, कभी फ़िक्र आशियाना। ये दिस इज़ लाइफ। आप इंडिविजुअल लाइफ देखें तब भी, कौमों की ज़िंदगी आप देखें तब भी, उरूज व ज़वाल आप देखें तब भी, फॉल ऑफ बार वगैरह वगैरह सब आपके जहन में है, क्या होता है क्या नहीं होता। और तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करके ख़त्म करता हूँ कि 18वीं सदी का वस्त है। सिराजुद्दौला का जो हशर हुआ वह मालूम है और किस वजह से हुआ वो भी मालूम हुआ। लेकिन जब उसकी ख़बर किसी एक शायर को पहुँचती है, राजा राम नारायण मौजू को, तो उनका शेर तारीख़ में महफूज है, ग़ज़ालाँ तुम तो वाकिफ़ हो कहो मजनू के मरने की। ग़ज़ालाँ हिरनो तुम तो वाकिफ़ हो कहो मजनू के मरने की। दीवाना मर गया आखिर पे वीराने पे क्या गुजरी। हज़रात, आपने बहुत पेशेंटली सब्र से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया है कि हाज़रीन में से कोई साहब कुछ सवाल करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको तशफ़ी बख्श कोई जवाब दे सकूं। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अर्ज़ कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। आज जिस तरह से प्रोफेसर मोहम्मद ज़ाकिर साहब ने गुफ्तगू की, आपने महसूस किया होगा। आप उनकी इस बात से न घबराइए कि ज़रूरी नहीं कि मैं तसल्ली बख्श जवाब न दे पाऊँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सवाल न करें। गज़ल में बहुत इख्तिसार से और बहुत इशारों में जितनी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पे 25-30 मिनट में उन्होंने पेश की हैं और जिस कसरत से अशार सुनाए हैं, यकीन आपके ज़हनों में सवाल होंगे। मैं चाहूँगा कि आप सवाल करें, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहब यहाँ पे 4-5 मिनट में कहते हैं जिसको उर्दू, इस मुतल्लिक़ वो भी अपने कुछ इज़हार, कुछ ख़यालात पे कुछ अशार सुना दीजिए, पुराने शेर या कुछ भी। यहाँ इस वक्त मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा
प्रोफेसर मोहम्मद जाकिर साहब बात करें। मेरी दरख्वास्त है कि शायरी से तसव्वुफ़ का क्या ताल्लुक़ है, ज़रा उस पर आप ज़रा सा बताएं। हेलो, पहला सवाल एक है कि शायरी से तसव्वुफ़ का क्या रिश्ता है, ये खुद प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहब ने किया। इसके बाद आप माइक दे दें जो भी करना चाहें सवाल। देखो भाई, जो बात मैं अर्ज़ करने वाला हूँ ज़रूरी नहीं आपको किताबों में उसकी तस्दीक़ हो सके, क्योंकि पर्सनली मैं समझता हूँ नंबर एक, तसव्वुफ़ का इस्लामी शरीयत से ज़ात खुद बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, तसव्वुफ़ एक ऐसी राह है कि जिसमें डॉक्ट्रिन्स को, जो ज़ाब्ते और उसूल हैं, उनको ज़बरदस्ती किसी के गले में उतारना नाजायज़ है। ये तसव्वुफ़। वो कहते हैं अपने गुफ्तार से, अपने अखलाक से इस तरह पेश आओ दूसरों से कि जिन बातों को तुम अच्छी समझते हो वो दूसरे इख्तियार कर लें। मुझे हज़रत इनामुद्दीन औलिया का एक वाक़या याद आता है, जो प्रोफेसर हबीब ने जो किताब लिखी है हज़रत इनामुद्दीन औलिया पर, जो लेक्चर था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक वाक़या उन्होंने पेश किया है। ज़रा गौर से सुनिएगा हज़रात। 1000 साल की गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं इतनी सी बात से जो मैं अर्ज़ करने वाला हूँ, और ये चूँकि प्रोफेसर हबीब ने पेश किया है जो मुस्तनद मुवर्रिख़ से, लिहाजा गौर से सुन लीजिए। हज़रत इनामुद्दीन की खिदमत में एक शख्स अपने भाई को लाया और कहा कि मैं तो मुसलमान हो चुका हूँ, ये मेरा भाई है, इसको मुसलमान कर लीजिए। क्या बात है, वाह। हज़रात, निज़ामुद्दीन औलिया की शख्सियत का नाम आपने सुन रखा है, 700-800 साल पुरानी बात है, लेकिन प्रोफेसर हबीब हैज़ रिटन इट। फरमाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में एक शख्स अपने भाई को लेकर आया और कहा कि मैं तो मुसलमान हो चुका हूँ, आप इसको मुसलमान कर लीजिए। निज़ामुद्दीन औलिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, इस्लाम, मुसलमान इस तरह नहीं होते, अच्छे लोगों की खिदमत में बैठे, अगर इनका दिल कबूल करे तो करे। क्या बात। इसके बाद प्रोफेसर हबीब के अल्फाज हैं, कहते हैं तारीख़ में सिर्फ यही एक वाक़या है कि जो कहते तो कर सकते थे मगर उन्होंने नहीं किया। यह है तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जबरन किसी के हलक़ से उतारी जाए। ये तो वो चीज़ है कि भाई नरमी से आप अपना काम किए जाइए, असर फैलता रहेगा। वरना आप ख़ुद सोचिए कि लाखों की तादाद में पुराने फ़कीरों की या सूफ़ियों के मज़ारों पे हाज़िरी क्यों दी जाती है। जी, कोई सवालात हैं अगर जो आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कहीं से भी। सवाल ये कि गज़ल में शेख साहब बहुत आते हैं, खिलाफ़े शरअ कभी शेख थूकता भी नहीं, मगर उजाले अंधेरे से चूकता भी नहीं। मैं चाहूँगा कि इसकी कुछ वजाहत हमारे भाई। वो इससे पहले कि मैं इस सिलसिले में कुछ करूँ, एक बात और तसव्वुफ़ के सिलसिले में अर्ज़ कर दूँ कि तसव्वुफ़ का गज़ल से जो रास्ता है, उसके पीछे जो बुनियाद है, वो असल में इंसान दोस्ती की है। जब हम, वो कहता है भाई ज़ाहिर परस्ती में मत जाओ। जब मीर कहता है कि किसका काबा, कैसा क़िबला, कौन हरम है, क्या इहराम, कूचे के उसके बाशिंदों ने सबको, मीन्स देयर बाय कि जो चीज़ें ज़ाहिरी हैं, रिचुअल्स जिसे आप कहते हैं, उस रिचुअल से रिश्ता मत जोड़ो, असल मज़हब को पकड़ो, वो है असल मज़हब। जहाँ तक वाइज़ का और इसका ताल्लुक़ है, वो ये है कि भाई देखो, आज की सियासत पे आप नज़र कीजिए तो आपको ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि हकीकत हकीकत है और हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी। तो इसी तरह पुराने ज़माने के जो वाइज़ थे, जो शेख थे, जो जलवत में जब आते थे, जलवत मीन्स महफिल में जब आते थे, सामने आते थे, तो अपने हाथ उठा लेते थे, मीनिंग देयर बाय दुनिया से हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब खिलवत तन्हाई में जाते थे, तो फ़ारसी का मिसरा है, आकार नीस कुनांत, तो वो दुनिया दूसरी होती है। तो ये जहाँ तक रियाकारी का सवाल है, उसका एक सिंबल बना के वाइज़ को, शेख को पेश करके गज़ल ने इसकी तज़हीक की है और उसको मरदूद और मतून करार दिया। जी, एक सवाल है हमारे पास ऑडियंस की तरफ से। जी, शुक्रिया। मेरा सवाल जो है ओपन क्वेश्चन है, कोई भी आंसर दे सकता है। अभी तो मैं नौजवान हूँ और दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सवाल बहुत सा सिंपल सा है और शायद बहुत कठिन भी है।
ओके, मुश्किल भी है। तो मेरा सवाल ये है कि भाषा और आम जन के बीच में दूरी बढ़ती क्यों जा रही है? अगर हम गज़ल की बात करें या शायरी की बात करें, इसमें वर्षों के अनुभव को हम निचोड़ के रखते हैं, बट आज जो इतनी ज़्यादा दूरी बढ़ गई है, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अंदाज मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ जवाब देने में, क्योंकि अंदाज़ नज़र का फ़र्क है, चीज़ों को देखने का अंदाज़ बदल गया है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ इस उम्र में, और ये यहाँ अलमारी रखी है और इसमें शीशे के बर्तन रखे हुए हैं, मेरे अपने ही बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं। मैं एक को आवाज़ देता हूँ, बेटे ज़रा यहाँ आओ, देखो ये शीशे का गिलास यहाँ रखा है, पीछे सरका दो, गिर पड़ेगा, टूट जाएगा। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट चाइल्ड? उसने अभी पूरी तरह सुनी नहीं बात। जिस बच्चों के साथ वो खेल रहा है उसमें से एक बच्चा उसका हाथ पकड़ के कहता है, आजा आजा, इनको तो यही लगी रहती है, सीरियल का वक्त निकल लिया। व्हेन दिस इज़ द आउटलुक, हाउ कैन यू गो फॉर सोफिस्टिकेशन एट्सेट्रा? ये सारी बातें जो हैं, तो आप कहते हैं गनीमत है, राइट? कोई उस्ताद अपने बच्चे को उस तरह नहीं पढ़ा सकता, सगी औलाद को, जिस तरह दूसरा उस्ताद पढ़ाता है। इसलिए कि जब वो 2 और 2 5 कहता है तो बाप की शफकत जो है वो कहती है चलो 6 तो नहीं कहा। जब ये मेंटेलिटी हो जाती है, जब मेंटेलिटी सोचने का ये अंदाज़ हो जाता है, तो बहुत चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। टेलीविज़न की ज़बान आप लीजिए, उर्दू वालों की ज़बान पे भी मुखालफत के बजाय खिलाफत का लफ्ज़ चढ़ रहा है। क्यों? माफ़ कीजिएगा जी, एक सवाल और है हमारे पास ऑडियंस से। मेरा सवाल है, उर्दू गज़ल में आतिशे गुल के बारे में कहा गया है, उसका थोड़ा आप मानी समझाएंगे और कुछ मिसालें देकर? शुक्रिया। कफ़स है बस में तुम्हारे, कफ़स है बस में तुम्हारे, तुम्हारे बस में नहीं, चमन में आतिशे गुल के निखार का मौसम। फैज़ का शेर है, आतिशे गुल के निखार का मौसम। तो आप जब किसी एक रंग को देखते हैं तो आपके दिल में क्या तासुर पैदा होता है, ये आपके उस ज़ाती तजर्बे पर या ज़हनी तजर्बे पर मौक़ूफ़ है कि आप इसका क्या मतलब समझें। यहाँ तो हमें मालूम है किसका शेर है और उसका अंदाज़ सोचने का क्या है, वो किस कबील का आदमी है ना। चले भी आओ कि मौसम का गुलशन का कारोबार चले, तो ये गुलशन के कारोबार से क्या मतलब है, ये कंटेक्चुअल है। और चूँकि वो इनकलाबी शायर है, इनकलाब को कह रहा है, ये और बात है कि वो बहुत नरम लहजे में कहता है, लेकिन उसका जो अंदाज़ फ़िक्र है वो इस आतिश गुल से ज़ाहिर होता है। मुझे नहीं मालूम, इसमें तो बहुत देर तक गुफ्तगू हो सकती है, क्योंकि ये यहीं से नहीं, मियाँ 700 साल पुरानी रिवायत है। गालिब का शेर है, फारसी का शेर है, माफ़ कीजिएगा मैं बता दूंगा, बेतकल्लुफ़ दर बला बूदन, बेतकल्लुफ़ी से यानी बिल्कुल फ़राख दिली से फ़ौरन कूद जाओ बला के अंदर, मुसीबत को। बेतकल्लुफ़ दर बला बूदन बेहज़ बीमे बलास्त, बजाय इसके कि तुम बला से, मुसीबत से डरते रहो, कांपते रहो, कोने में बैठ जाओ। नो, इससे बेहतर तो ये है कि आप उसमें कूद पड़ें। लेकिन अगला मिसरा जो है वो समझ में नहीं आता। कार दरिया सलसबीलो रुए दरिया आतिशस्त, दरिया समंदर का जो कार है, बॉटम है, वहाँ पे आग भरी है, और रुए दरिया जो है ये एक पैसिफाइंग चीज़ है। तो ये जो कैफियतें हैं ये भाई उस वक्त समझ में आती हैं जब आप अपने ज़ाती तजर्बे से और दुनिया के तजर्बे से इस्तिशाद करके गवाही लेकर समझने की कोशिश। मैं इससे ज़्यादा क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। हम बेहद मशकूर हैं प्रोफेसर मोहम्मद ज़ाकिर साहब के, प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहब के, कि इन्होंने आज और ख़ास तौर से प्रोफेसर ज़ाकिर साहब ने जिस अंदाज़ की गुफ्तगू की गज़ल के बारे में और उर्दू के बारे में। ज़ाहिर है कि जब उर्दू का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमारा जहन उसकी शायरी की तरफ जाता है, और शायरी में भी वो गज़ल है जो हमारे तहज़ीब का या हमारे हिंदुस्तान के माथे का एक झूमर की हैसियत रखती है। बहुत अच्छी गुफ्तगू की और आपने उसी अंदाज से उसका लुत्फ़ लिया। मैं समझता हूँ कि ये गुफ्तगू और आज की ये दोपहर बहुत देर तक आपकी आँखों में बाकी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कीजिएगा, क्योंकि उर्दू की बात आन पड़ी है, गज़ल तक बात महदूद हो गई।
हाँ, उर्दू की यानी गज़ल तक बात महसूस होकर रह गई। ऐसा ना समझिए कि वह गज़ल ही है जो कुछ है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए आपके यहाँ आज़ादी को बने हुए कोई 60-62 साल हुए हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, एक शायर ये कह रहा है अब सारा सिंबॉलिक है मगर नज़्म है। ढली रात तारे झपकने लगे आँख, शबनम के नासुफ्ता मोती, सरे शाख गुल अपने अंजाम से कांप उठे। ख्वाब पूरे अधूरे उड़े जैसे ऊदे रुपहले सुनहरे सिया मलगजे भूरे बादल। ये सब आपकी तहरीक आज़ादी है। ख्वाब काहे के ख्वाब, आज़ादी के ख्वाब। ख्वाब पूरे अधूरे उड़े जैसे ऊदे रुपहले सुनहरे सिया मलगजे भूरे बादल। तहे आसमां रुई के नरम गालों की मानिंद हर सिमत उड़ते फिरें। और नद्दाफ की धनकिया और नद्दाफ की अंग्रेज़ और नद्दाफ की ज़रब को भूलकर पल गुज़रते गुज़रते सभी ज़िद्दी बच्चों की मानिंद चढ़ी नींद से चूर रोते मचलते सरे बालिश खाक पर सो रहे हैं। याद की सब्ज़ परियाँ घने जंगलों लालदारों पहाड़ों भरी वादियों में कहीं काफ़े माजी के नमनाक गारों में रूपोश होने लगीं। मुबारक मुबारक कि मैंने सुना है कि तुम फूल सी जान की माँ बनी हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुबारक कि मैंने सुना है कि तुम फूल सी जान की माँ बनी हो। मुबारक तुम्हारा हर एक ज़ख्म अब मुंदमिल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। दिस वाज अख्तर उल ईमान। अख्तर उल ईमान की ये नज़्म थी।